जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आज की कक्षा में हम बात करेंगे विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तथा उनमें निहित प्रश्नों की। जिन शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आज के बिंदु से संबंधित प्रश्न मिल सकते हैं उनमें आरपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा, नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा, सीटेट, रीट आदि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। जिन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे उनमें भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, भाषा में निहित आवश्यक तत्व, भाषा के भिन्न, भाषा शिक्षण के सोपान और भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक चरण। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मैं सुरेंद्र जांगीर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी कक्षा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली कक्षा में भाषा के शाब्दिक अर्थ, पिछली कक्षा की जब हम बात करें तो हमने भाषा के शाब्दिक अर्थ की चर्चा की थी। भाषा का शाब्दिक अर्थ, यहां ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा मित्रों कि हम पिछली कक्षा की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है कि जो विषय वस्तु है वो उसमें पूर्व ज्ञान की चर्चा भी हो जानी चाहिए। तो हम पूर्व ज्ञान की यदि हम बात करें तो भाषा के शाब्दिक अर्थ की हम चर्चा कर चुके थे। हमने कहा था कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, तथा भाषा का सामान्य अर्थ है जो बोली जाती, जो बोली जाती। अर्थात जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सभी क्या है, भाषा है। ये सब बातें हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आज हम हमारे बिंदु को प्रारंभ कर रहे हैं भाषा की परिभाषा से। यदि हम भाषा की परिभाषा की चर्चा करें तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे महान दार्शनिक प्लेटो। महान दार्शनिक प्लेटो। महान दार्शनिक प्लेटो ने अपने सोफिस्ट में भाषा के संदर्भ में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि भाषा और विचार में थोड़ा सा अंतर है। भाषा और विचार में थोड़ा सा अंतर है। विचार आत्मा की मूक या ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर जब ये ध्वन्यात्मक बातचीत होठों द्वारा ध्वनि के रूप में प्रकट होती है तो उसे ही भाषा कहते हैं। ये प्लेटो की परिभाषा रही। इसके बाद में हम बात करते हैं स्वीट की परिभाषा। स्वीट ने कहा जिसे शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है उसे भाषा कहते हैं। स्वीट ने सीधे शब्दों में कह दिया कि वह बात जिसे हम शब्दों द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं वो ही भाषा है। फिर हम बात करते हैं पतंजलि की परिभाषा की। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भाषा के संदर्भ में लिखा है कि जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है वही वाक है। जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है वही वाक है। ये हमने देखी भाषा की परिभाषा महान दार्शनिक प्लेटो, स्वीट व पतंजलि के संदर्भ। इन तीनों परिभाषाओं को यदि हम मद्देनजर रखें तो हमें एक ही बात हमारे सामने आती है कि भाषा की जो मूल इकाई है वो ध्वनि है और जो कुछ हम बोलते हैं वो सभी क्या है, भाषा है। आगे हम बात करेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। यदि भाषा के प्रकार की चर्चा करें तो मित्रों आपको ज्ञात होगा कि भाषा के मूलतः दो प्रकार हैं, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। कई बार भाषा के एक प्रकार की चर्चा और हो जाती है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में पुनर्बलन के लिए भी कई बार करता है, या घर पे भी आपने कई बार सांकेतिक भाषा का प्रयोग देखा होगा। भाषा के जो प्रकार हैं उनमें मूलतः दो हैं, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। यहां एक बात ध्यातव्य और रहेगी कि लिखित भाषा में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। लिखित भाषा
जो कि त्यों होती है। जिस भाषा में परिवर्तन होता है वह है मौखिक भाषा, क्योंकि भाषा के बारे में एक कहावत प्रचलित है, ओठों निकली कोठों चढ़ी, अर्थात होठों से जब निकलती है तो कुछ और निकलती है तथा अगले तक पहुंचती है तो किसी अन्य रूप में पहुंचती है। यही भाषा में परिवर्तन का कारण भी है। विगत कक्षा में हमने चर्चा की थी कि विद्वानों का मानना है कि लगभग 1000 वर्ष बाद भाषा अपने मूल रूप से बिछड़ जाती है, अर्थात भाषा में परिवर्तन हो जाता है। तो जिस भाषा में परिवर्तन होता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है, न कि भाषा का लिखित रूप। यह है भाषा के प्रकार। अब हम बात करते हैं मित्रों भाषा की विशेषताएं। यदि भाषा की विशेषताओं की चर्चा हम करें तो सर्वप्रमुख जो विशेषता है वह है कि भाषा एक व्यवस्था है। भाषा एक व्यवस्था है जिसमें ध्वनि, शब्द तथा वाक्य जैसी उपव्यवस्थाएं हैं। वाक्य जैसी उपव्यवस्थाएं हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं मित्रों, जैसा कि हमने पहले कहा कि भाषा की जो सबसे छोटी और मूल इकाई जो है वो ध्वनि है। तो भाषा की मूल इकाई में ध्वनि, और ध्वनि से बनता है, ध्वनि या वर्णों के समूह को कहा जाता है शब्द, और शब्द से बनता है वाक्य। कई बार व्याकरण में ध्वनि की जगह वर्ण का भी प्रयोग हो जाता है। तो भाषा एक व्यवस्था अर्थात एक संगठन है जिसमें सबसे छोटी इकाई ध्वनि अर्थात वर्ण, फिर शब्द तथा वाक्य। ये भाषा की पहली और सर्वप्रमुख विशेषता। इसे हम स्टार द्वारा अंकित कर सकते हैं। दूसरी व्यवस्था देखें हम कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है, ये भाषा की दूसरी विशेषता। जैसा कि हमने अभी कहा कि मौखिक भाषा में कुछ वर्षों बाद परिवर्तन हो जाता है, तो भाषा परिवर्तनशील है। यहाँ ये भी बात ध्यातव्य रहेगी कि आप सभी को पता होगा कि हिंदी भाषा की जो जननी भाषा है वो है संस्कृत, और संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट तथा अवहट से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। जब संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से जब हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हम सब ये जानते हैं कि भाषा में ये जो प्रक्रिया हुई या भाषा का ये रूप जो निकलकर हमारे सामने आया वो एक परिवर्तन का परिणाम है, अर्थात भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। जब भाषा परिवर्तनशील है, संस्कृत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो अगली बात हम कह सकते हैं कि भाषा का क्रमिक विकास हुआ है। क्रमिक विकास हुआ है। मतलब हमारे सामने हिंदी का जो स्वरूप आज हमारे सामने परिलक्षित है वो बहुत वर्षों बाद हमारे सामने आया है, अर्थात पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, इस प्रकार से हिंदी भाषा हमारे सामने आई है। यहां हम ये भी कह सकते हैं जब संस्कृत से हिंदी भाषा हमारे सामने आई तो भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, हर बार भाषा में परिवर्तन होता रहता है। मतलब भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। ये भाषा की अगली विशेषता। फिर अन्य विशेषताओं की यदि हम चर्चा करें तो भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है।
भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है, अर्थात भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। यहां ये जो बिंदु है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, क्योंकि अनुकरण का सिद्धांत मनोविज्ञान में भी हमारे सामने आता है। अनुकरण का शाब्दिक अर्थ होता है देखा देखी या नकल करना। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक बालक का जन्म होता है वह भाषा मूलतः अपनी माँ से सीखता है या अपने परिवार के लोगों से या अपने समाज से सीखता है। जब बालक सर्वप्रथम भाषा अपनी माँ से सीखता है, माँ बच्चे के सामने दोहराती है मामा, काका, दादा, चाचा। इसी प्रकार से बालक माँ को देखकर भाषा बोलना सीख जाता है। अर्थात भाषा सीखने का मूल जो सिद्धांत है वह है अनुकरण का सिद्धांत, और अनुकरण के सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो पेस्टालोजी हैं। यहाँ ये बात भी ध्यातव्य रह जाती है। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न किया जाता है कि अनुकरण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो अनुकरण के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पेस्टालोजी, और अनुकरण का शाब्दिक अर्थ होता है देखा देखी या नकल करना। अब हम चलते हैं भाषा की अगली विशेषता की ओर। भाषा समाज सापेक्ष है। भाषा समाज सापेक्ष है, अर्थात आदि से लेकर अंत तक भाषा समाज पर निर्भर करती है। मनुष्य जिस समाज में रहता है उसी के अनुरूप बोलता है और उसी के अनुरूप वाग व्यवहार करता है। अगली विशेषता देखें, भाषा परंपरागत है। भाषा परंपरागत है। जिस प्रकार से हमें हमारे बहुत सारी रीति रिवाज, त्योहार ये परंपरा से प्राप्त हुए, ठीक इसी प्रकार से भाषा भी हमें समाज के द्वारा परंपरा से प्राप्त हुई है। अगली विशेषता यदि हम देखें, भाषा का मानक रूप होता है। ये भी मित्रों भाषा की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसे भी हम स्टार के द्वारा अंकित कर सकते हैं कि प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। मानक रूप हिंदी के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो अप्रैल 1962 में, यहाँ ये बात ध्यातव्य रह जाती है कि जो मानक रूप हिंदी भाषा का बना वो अप्रैल 1962 में भारत सरकार के शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। उस समिति के गठन के पश्चात हिंदी भाषा का मानक रूप हमारे सामने आया। मानक रूप के अनुसार लिखना शुद्ध है, और यदि हम मानक रूप का अनुसरण नहीं करते हैं तो वह भाषा अशुद्ध भाषा कहलाती है। अगली विशेषता की यदि हम चर्चा करें तो विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में यहां से भी प्रश्न हो जाता है, और यह है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। यहां हमें यह समझना है कि पैतृक संपत्तियां कौन सी होती हैं और अर्जित संपत्तियां कौन सी होती हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पिताजी के पास बहुत सारे खेत खलिहान, बंगला, कार आदि हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें भी प्राप्त होंगे। जब वो हमें प्राप्त होंगे तो ये संपत्ति कहलाती है पैतृक संपत्ति, और वह संपत्तियां जो हमें खुद अपने ज्ञान के द्वारा अर्जन करनी पड़ती है वे संपत्ति कहलाती है अर्जित संपत्ति। जैसे आपके पिताजी को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, उन्हें अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, इटैलिक आदि भाषाएं आती हैं, उन्हें वाणिज्य का भी अच्छा ज्ञान है, तो क्या आपको भी इन सब बातों का ज्ञान होगा? नहीं, आपको ये सब बातें सीखनी पड़ेगी, अर्थात ये ज्ञानार्जन करना पड़ेगा। इसलिए भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। अगली विशेषता, भाषा जटिलता से, भाषा जटिलता से सरलता की ओर उन्मुक्त होती है। भाषा जटिलता से सरलता की ओर उन्मुक्त होती है।
ये भाषा का शिक्षण सूत्र भी बन जाता है। कई बार शिक्षण विधियों में हमसे प्रश्न किया जाता है कि भाषा शिक्षण का सूत्र है, तो यहाँ भाषा शिक्षण का जो सूत्र रह जाता है अपने सामने, तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा जो है वो जटिल से सरल की ओर उन्मुक्त होती है। भाषा शिक्षण का सूत्र भी हमारे सामने यहाँ परिलक्षित हो गया कि जो भाषा है वो जटिल से सरल की ओर परिलक्षित होती है। भाषा की एक और विशेषता यदि हम देखें तो अंतिम विशेषता के रूप में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के भावों, संवेगों और विचारों को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम भाषा है। ये भाषा की विशेषताएं हैं। तो पुनः एक बार हम रिपीट करें, क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है कि यदि किसी विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए तो वह जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। दोहराने का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। तो हम प्रयास करते हैं मनोविज्ञान के अनुसार अध्ययन का, और मनोविज्ञान के अनुसार हम इसे दोहरा देते हैं। भाषा की विशेषताओं में सर्वप्रथम हमने देखा कि भाषा एक व्यवस्था है जिसमें ध्वनि, शब्द तथा वाक्य जैसी उपव्यवस्थाएं हैं। दूसरी बात हमने कही भाषा परिवर्तनशील है। यहाँ हमने ये भी देखा कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। जब इस प्रकार से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो भाषा का क्रमिक विकास होता है तथा भाषा का कोई अंतिम रूप भी नहीं होता। फिर हमने बात की कि भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। भाषा जो है वो अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। यहाँ हमने देखा अनुकरण का शाब्दिक अर्थ होता है देखा देखी या नकल करना, और अनुकरण के सिद्धांत के प्रवर्तक पेस्टालॉजी है। भाषा समाज सापेक्ष है, अर्थात आदि से लेकर अंत तक भाषा समाज पर निर्भर करती है। भाषा परंपरागत है, अर्थात परंपरा से हमें प्राप्त होती है। भाषा का मानक रूप है। और यहाँ हमने ये भी देखा कि हिंदी के संदर्भ में अप्रैल 1962 में भारत सरकार के शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक समिति का गठन किया गया तथा उस समिति ने हिंदी का मानक रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया। भाषा अर्जित संपत्ति, ये महत्वपूर्ण बात है, लगभग बढ़ती परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आया। वे संपत्तियां जो पिता के द्वारा हमें विरासत से मिलती हैं वे पैतृक संपत्तियां कहलाती हैं, और वे जो हमें समाज में आने के बाद अपने ज्ञान से अर्जित करनी पड़ती है वे अर्जित संपत्तियां कहलाती हैं। भाषा जटिलता से सरलता की ओर उन्मुक्त होती है। यहाँ भाषा शिक्षण का एक सूत्र भी हमारे सामने आया कि भाषा शिक्षण का जो सूत्र है वो जटिल से सरल की ओर है। और अंतिम विशेषता हमने देखी कि मनुष्य के भावों, संवेगों और विचारों को व्यक्त करने का जो मूल माध्यम है वो भाषा है। ये सभी है भाषा की विशेषताएं। अब हम चर्चा करते हैं बिंब, भाषा के बिंब। अगला जो बिंदु है अपना वो है बिंब। तो सर्वप्रथम तो हम ये देखते हैं कि बिंब कहते किसे है। जब भी मनुष्य कुछ देखता है, सुनता है या विचार करता है तो उस विषय वस्तु के प्रति उसके हृदय पर अर्थात मन में एक दृश्य उपस्थित होता है, उसे ही बिंब कहा जाता है। पुनः सुनिए, जब भी मनुष्य कुछ देखता है, सुनता है या विचार करता है तो उस विषय वस्तु के प्रति मनुष्य के हृदय पटल पर अर्थात मन में एक दृश्य उपस्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, बिंब कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ हम छवि के रूप में भी ले सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कई बार कक्षा में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा गाय। जब मैंने गाय लिखा तो गाय लिखते ही हमारे जहन में एक आकृति बनती है, एक सफेद रंग का पशु जिसे समाज में मां की संज्ञा दी गई है। जब गाय लिखते ही हमारे जहन में एक आकृति बन रही है अर्थात वह गाय का बिंब है। उस शब्द का अर्थ मनोविज्ञान में यह महत्वपूर्ण है, शिक्षण विधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और
एक शिक्षक के लिए आवश्यक भी है कि किसी भी शब्द का जब हम अर्थ लेते हैं तो वो बिना बिंब के संभव नहीं है। तो पुनः सुनिए, मनुष्य जब कुछ देखता है, सुनता है या विचार करता है तो उसके मन मस्तिष्क में, उसके हृदय पटल पर उस दृश्य, उस विषय वस्तु के प्रति एक दृश्य उपस्थित होता है, उसे ही बिंब कहा जाता है। और बिंब के प्रकार यदि हम देखें तो बिंब होते हैं 4 प्रकार के। पहला बिंब दृष्टिबिंब, दृष्टिबिंब। दूसरा श्रुतिबिंब, तीसरा भावबिंब, विचारबिंब, विचारबिंब और चौथा और अंतिम भावबिंब। ये भाषा के बिंब हैं 4। इन्हें हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखने से हमारे मन मस्तिष्क में एक छवि, एक आकार उपस्थित हुआ, वो दृष्टिबिंब है। सुनने से भी कई बार हमारे मन में उस वस्तु के प्रति एक दृश्य उपस्थित होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिस रोज आपको लड़के वाले या लड़की वाले देखने आए थे तो आपके सामने लड़का या लड़की के बारे में चर्चाएं हुई कि लड़का या लड़की देखने में सुंदर है, रंग 5 फुट 4 इंच है और रंग गेहुआ है। तो आपके हृदय में, आपके मन में उस अनदेखी अनजानी, उस अनदेखा अनजाना के प्रति एक भाव और एक आकार उपस्थित हुआ, वही है बिंब। और भाषा में ये बिंब होते हैं 4 प्रकार के। बिंब के बिना शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता और कई बार विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, रीट, सीटेट भर्ती परीक्षाओं में इनका क्रम भी पूछा जाता है। आप विगत वर्ष में सीटेट को यदि देखें तो यहाँ से इनका सीक्वेंस पूछा गया है। तो पहला बिंब है दृष्टिबिंब, फिर है श्रुतिबिंब, फिर है विचारबिंब और फिर है भावबिंब। ये है भाषा में बिंब। आगे यदि हम चर्चा करें तो आगे हम बात करते हैं भाषा में निहित आवश्यक तत्व। भाषा में निहित आवश्यक तत्व। यदि भाषा में निहित आवश्यक तत्वों की चर्चा करें मित्रों तो ये भी हैं 4। भाषा में निहित आवश्यक तत्व भी हैं 4, जिनमें पहला जो तत्व है वो है वाचिक। या उच्चरित, वाचिक या उच्चरित। दूसरा है ऐच्छिक, तीसरा है विचार विनिमय का माध्यम, विचार विनिमय का माध्यम। और चौथा और अंतिम है संप्रेषणीयता। यदि इन तत्वों को हम देखें तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे वाचिक या उच्चरित की। वाचिक शब्द संस्कृत की वाच धातु में टिक पट्टे लगने से बना है। वाचिक जो शब्द है वो संस्कृत की वाच धातु, जैसा कि हमने पहले की कक्षा में चर्चा की कि संस्कृत में प्रत्येक शब्द का मूल रूप धातु है, जबकि हिंदी में क्रिया का मूल रूप धातु है। तो वाचिक शब्द वाच धन इक से बना है। वाच का अर्थ होता है वाणी, या अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाषा जो है वो मुखर है, बोलने वाली है, मौन भाषा नहीं है। दूसरी बात है ऐच्छिक। ऐच्छिक शब्द इच्छा धन इक से बना है। इच्छा धन इक, इससे बना है ऐच्छिक, अर्थात भाषा जो है वो इच्छा के आधार पर है, इच्छा पर निर्भर करती है। यहां हमें यह भी देख लेना चाहिए कि जो इक प्रत्यय है वो संबंध बनाता है या विशेषण बनाता है। इक प्रत्यय जब संबंध या विशेषण बना रहा है तो भाषा किससे संबंधित है? इच्छा से संबंधित है।
फिर है विचार विनिमय का माध्यम। हमने भाषा की विशेषताओं में भी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि मनुष्य अपने भावों, संवेगों और विचारों को मूलतः भाषा के द्वारा व्यक्त करता है। तो विचार विनिमय का मूल माध्यम जो है वो है भाषा। और ये वाला बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है मनोविज्ञान की दृष्टि से भी और कक्षा कक्ष की दृष्टि से भी ये बिंदु महत्वपूर्ण है, संप्रेषणीयता। बीएड या एसटीसी जब आपने किया तो आपने संप्रेषण का सिद्धांत पढ़ा होगा मित्रों। जब आपने संप्रेषण का सिद्धांत पढ़ा तो आपको ज्ञात होगा संप्रेषण के सिद्धांत में आपने तीन चीजें देखी। एक देखा वक्ता, फिर श्रोता, और वक्ता और श्रोता के मध्य एक होता है माध्यम। वक्ता से श्रोता की ओर जो प्रवाह होता है यह कहलाता है क्रिया, और श्रोता से वक्ता की ओर जो प्रवाह होता है यह कहलाता है प्रतिक्रिया। पुनः सुनिए, संप्रेषण के सिद्धांत में तीन आवश्यक घटक हैं, जिसमें पहला है वक्ता, फिर है माध्यम और फिर है श्रोता। जैसे आप कक्षा कक्ष में पढ़ाते हैं तो आप वक्ता हैं, जो आपके छात्र हैं वो श्रोता है, और जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो माध्यम है। यदि पढ़ी हुई बात बच्चों को समझ में आ रही है तो वो हाँ कहेंगे, यदि समझ में नहीं आ रही है तो ना कहेंगे। ये हाँ या ना कहना प्रतिक्रिया है, और ये संप्रेषण के सिद्धांत का मूल घटक है। कक्षा कक्ष के लिए जो मूल घटक है वो संप्रेषण का सिद्धांत है, और संप्रेषण के सिद्धांत का मूल घटक है प्रतिक्रिया। यदि आपकी कक्षा में संप्रेषण का सिद्धांत लागू नहीं हो रहा है, अर्थात क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो निश्चित माने कक्षा कक्ष का वातावरण सरस नहीं है, नीरस है, बोझपूर्ण है, अर्थात आप जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो छात्रों तक प्रेषित नहीं हो रहा है। तो ये है भाषा में निहित आवश्यक तत्व। हम यदि पुनः देखें तो भाषा में निहित आवश्यक तत्व में पहला वाचिक या उच्चारित है, दूसरा ऐच्छिक है, तीसरा विचार विनिमय का माध्यम, और चौथा संप्रेषणीय का। अब हम बात करते हैं भाषा शिक्षण के सोपान। भाषा शिक्षण के सोपान। यहां से लगभग भर्ती परीक्षाओं में हर बार, चाहे आप सीटेट की बात करें, चाहे रीट की बात करें, चाहे आरपीएससी की विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की बात करें, और चाहे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षाओं की बात करें, यहां से लगभग हर बार एक बार प्रश्न हो जाता है, एक या दो प्रश्न यहां से हो जाते हैं। तो भाषा शिक्षण के सोपान की यदि हम चर्चा करें तो भाषा शिक्षण के 4 सोपान हैं। इन्हें आप पद भी कह सकते हैं या चरण भी कह सकते हैं। पहला जो सोपान है वो है सुनना, फिर बोलना, फिर है पढ़ना, और फिर है लिखना। ये भाषा शिक्षण के 4 सोपान हैं। ये क्यों आवश्यक हैं, इनकी चर्चाएं क्यों की जाती है, इसको आप ऐसे समझिए। कई बार भाषा के संदर्भ में हमारे यहाँ अशुद्धियां होती हैं। जैसे भाषा के संदर्भ में न लेकर हमें इसे मौलिकता के द्वारा जोड़े, हमारे समाज में प्रचलित उदाहरणों के द्वारा जोड़े, तो कई बार आप पंजाबी गाने सुनते हैं, इंग्लिश रिमिक्स गाने सुनते हैं। जब हम गाने सुनते हैं तो यदि ध्वनि यंत्र में त्रुटि है तो वो गाना हमें त्रुटिपूर्ण सुनाई देगा। जब गाना हमें त्रुटिपूर्ण सुनाई देता है तो हम जब गुनगुनाते हैं तो उसे गलत गुनगुनाते हैं। मेरे साथ भी समस्या है, कई बार मैं पंजाबी गाने जब सुनता हूँ तो उन्हें गलत गुनगुनाता हूँ। जब गलत गुनगुनाता हूँ इसका मूल कारण है मैंने गलत सुना है। यदि हम गलत सुनेंगे तो गलत बोलेंगे, और गलत पढ़ेंगे और गलत लिखेंगे। अर्थात अशुद्धि का जो कारण है वो मूल कारण है गलत सुनना, जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप सभी को पता होगा राम जी की वह माता जिनके कारण उनको वनवास मिला। बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में यह शब्द शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। राम जी की वह माता जिनके कारण उनको वनवास मिला, उनका मूल नाम है कैकेयी। पुनः सुनिए, राम जी की वह माता जिनके कारण उनको वनवास मिला, उनका नाम है कैकेयी। लेकिन समाज में या हमारे परिवार के द्वारा या जहां भी रामायण मंचन होता है, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कई बार
जो रामायण मंचन करते हैं वो भी इसे शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। तो वहां हमने सुना इसे केकई। अब देखिए जो शुद्ध नाम है वो है कैकेयी और सुना हमने केकई। जब हम केकई बोलेंगे सुनेंगे तो हम केकई बोलेंगे, केकई पढ़ेंगे और केकई लिखेंगे, और ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से हो जाता है अशुद्ध। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक शब्द है हिरण, हमने इसे हिरणी बोला है, हिरणी पढ़ा है और हिरणी लिखा है, लेकिन ये भी शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होता है हरिण। अब अशुद्धि का जो मूल कारण है वो क्या है? अशुद्धि का मूल कारण है कि हमने गलत सुना है। तो भाषा के लिए, कक्षा कक्ष के लिए, अशुद्धि के लिए ये भाषा शिक्षण के 4 सोपान हमें देखने हैं। और पहला सोपान है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और इसे फिर लिखना। इसे हम शॉर्ट में भी कह सकते हैं सु, बो, पे, ली। सु से सुनना, बो से बोलना, पे से पढ़ना और ली से लिखना। ये भाषा शिक्षण के 4 सोपान हैं। अंग्रेजी में इन्हें LSRW कहा जाता है। L से लिसन, S से स्पीक, R से रीड और W से राइट। तो अंग्रेजी में या किसी भी भाषा में, चाहे आप कोई सी भी भाषा पढ़ें, भाषा शिक्षण के 4 सोपान है। सुबोपल्ली हिंदी में कह सकते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और अंग्रेजी में कह सकते हैं LSRW। आगे हम बात करेंगे भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक चरण। भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक चरण। भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक चरण। यदि हम भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक चरण की बात करें तो भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक चरण भी मित्रों 4 हैं। पहला चरण है जिज्ञासा, दूसरा है प्रयत्न या तत्परता, प्रयत्न या तत्परता, तीसरा है अनुकरण, और चौथा और अंतिम है अभ्यास। यदि हम पहले चरण की बात करें कि भाषा शिक्षण का जो पहला चरण है वो जिज्ञासा है। भाषा शिक्षण के अलावा मैं ये कह दूं कि प्रत्येक चीज का मूल चरण जिज्ञासा है। जिज्ञासा जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को कहा जाता है जिज्ञासा। जैसे हम बालक के सामने कई बार बहुत सारे शब्द बोलते हैं, गाने गुनगुनाते हैं, तो बालक के मन में एक भाव प्रकट होता है कि मैं भी ऐसे बोलूं, तभी वो बोल पाता है। आप सभी जानते हैं, मनोविज्ञान भी ये बात करता है कि एक बच्चा जन्म के बाद बंद कमरे में रहे, आप उसके सामने बोलो भी मत, तो वह बच्चा गूंगा रह जाएगा, क्योंकि उसके सामने जब हमने क्रिया नहीं की तो वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो भाषा शिक्षण का पहला चरण है जिज्ञासा। एक माँ जब अपने बालक के सामने दादा, काका, मामा, ताऊ बोलती है तो बालक के हृदय में उस शब्द को लेकर जिज्ञासा होती है। उसके बाद में वो होठ हिलाने लगता है, वह जो है वह है प्रयत्न या तत्परता। फिर बार बार जब माँ बोलती है तो बालक अपनी माँ की देखा देखी करता है, यह है अनुकरण। फिर बार बार दोहराता है, वो है अभ्यास। भाषा के संदर्भ में भी ये 4 बातें हैं। भाषा शिक्षण के जो मनोवैज्ञानिक चरण हैं वो भी 4 हैं, जिज्ञासा, प्रयत्न या तत्परता, अनुकरण और अभ्यास। ये है भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक चरण। आज की कक्षा में मित्रों हमने बात की भाषा की परिभाषा, भाषा की विशेषताएं, भाषा में निहित आवश्यक तत्व, भाषा के बिंब, भाषा शिक्षण के सोपान और भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक चरण। यदि विगत वर्षों की भर्ती परीक्षाओं में यहां से आने वाले प्रश्नों की चर्चा हम करें तो जो भाषा शिक्षण के सोपान है इनका क्रम भी कई बार पूछा गया है। अर्जित और पैतृक संपत्ति के बारे में कई बार प्रश्न आया है और बिंब के बारे में कई बार प्रश्न हुआ है। आगे की कक्षा में मित्रों हम चर्चा करेंगे व्याकरण के परिचय। धन्यवाद।